और क्या हालचाल आप सभी के? आई होप बढ़िया होंगे। तो हमारे एएमएल ऑटोमेशन के फुल कोर्स के लेक्चर 16 में आज हम पढ़ेंगे ऊप्स। अब ऊप्स क्या होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसका कोड कैसे बनाया जाता है, कोड बैकएंड में कैसे काम करता है और लॉजिक कैसे लगाया जाता है, हर एक चीज बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी इसी लेक्चर में विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो इसलिए एंड तक देखना, ये वाला लेक्चर स्किप बिल्कुल भी मत करना। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, जो कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऊप्स के, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, ये सब भी हम देखेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हमारे लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बार आपको प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ पाइथन एएमएल की। अगर आपने कोई सा भी लेक्चर मिस करा है इसमें से तो उसको जाकर देख लेना। इस लेक्चर के बाद चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, ये रही हमारी एएमएल ऑटोमेशन पाइथन की फुल प्लेलिस्ट। ये देखिए, सीरियल वाइज फॉलो करना, हर एक लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। रेपल में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ऑपरेटर्स में भी आपको यही का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये वाला हमारा ऑटोमेशन का मेजर प्रोजेक्ट है, ये भी आप देख लेना। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आपको गेम मिल जाएगा जो हमने पाइथन को यूज करके बनाया है। स्ट्रिंग्स में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। लूप में आपको 3 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। लिस्ट में आपको एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट बनाने को मिल जाएगा। आप स्ट्रीमलिट को यूज करके रियल वर्ल्ड वेबसाइट बना सकते हो और होस्ट भी कर सकते हो। अब स्ट्रीमलिट क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, बट डिटेल के लिए आप इसमें देख लेना। बिना HTML और CSS को यूज करके आप प्योर पाइथन से वेबसाइट बना सकते हो, बट वहां पर फ्रंट एंड दिखेगा, बट आप यूज नहीं करोगे HTML CSS। कैसे, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर जारविस क्रिएट करा है पाइथन को यूज करके। टपल्स में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। बल्क में आप PDF रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हो, वो भी वॉइस के थ्रू। कैसे, वो आप देख लेना इसमें। डिक्शनरी में भी आपको प्रोजेक्ट बनाने को मिल जाएगा। ये हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए, ये भी आप देख लीजिएगा। ये हमारा नंपाई का फुल कोर्स है 3 पार्ट में। आप भले डाटा साइंस के लिए देखना चाहते हो नंपाई या फिर एएमएल के लिए देखना चाहते हो, दोनों के लिए है। इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, साथ में प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएगा, ये भी देख लेना। ये वाला हमारा सेट का लेक्चर है जिसमें भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। फंक्शंस में आपको 2 प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। हमारा रिकर्जन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको इंटरव्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा। फ्रॉम बिगनर टू एडवांस है ये। और ये रहा हमारा फाइल वाला लेक्चर, फाइल आईओ का, जिसमें आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर आप ये समझना चाहते हो ना कि फाइल कैसे काम करती है, फाइल के ऊपर ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं, फिर भले आप एएमएल का कोई मॉडल बनाना चाहते हो, वहां पर किसी भी तरीके की फाइल को यूज करना चाहते हो, ऑडियो टाइप की या फिर वीडियो टाइप की या इमेज टाइप की या टेक्स्ट टाइप की, तो आपको इस लेक्चर से बहुत अच्छे समझ आ जाएगा कि फाइल को मैनेज कैसे किया जाता है और ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं उनके ऊपर। तो ये भी आप देख लेना। तो चलिए अब हमारे ऊप्स के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हम ऊप्स को और ज्यादा डिटेल में समझ लेते हैं। ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके मेनली 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि क्लासेस एंड सेकंड है ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। तो देखिए, क्लासेस आर ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास। देखो इसका मतलब क्या होता है, जो क्लास होगी ना उसके अंदर एक ब्लूप्रिंट लिखा जाएगा। अब ब्लूप्रिंट में क्या होगा, वहां पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी जाएगी। अब जो प्रॉपर्टीज क्लास में लिखी है ना, उसी को यूज करके हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। अब आप सब सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मेरी कंपनी है जहां पर कार मैन्युफैक्चर होती है, मेरे लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कार हो गया। अगर मेरा फैशन का ब्रांड है, वहां पर ड्रेसेस मैन्युफैक्चर होती है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ड्रेस हो गई। ये रिंग लाइट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। मोबाइल है, वो एक ऑब्जेक्ट है। कैमरा है, वो एक ऑब्जेक्ट है। माइक है, वो एक ऑब्जेक्ट है। करेक्ट, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब क्लासेस को हम यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जितनी भी प्रॉपर्टीज की जरूरत होगी ना, वो सभी प्रॉपर्टीज हम हमारी क्लास में लिखेंगे। ओके, अब इसका कोड कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगी। एक बार मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल समझा देती हूँ इसका, जो कि एक और डेफिनेशन है। देखिए, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। वो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर टेम्पलेट होगा, ब्लूप्रिंट होगी, जिससे कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। अब इस टेम्पलेट में होगा क्या क्या, इस टेम्पलेट में प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, कुछ डाटा भी हो सकता है, कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं। ये सब अगर नहीं समझ आ रहा है, डोंट वरी, बहुत डिटेल में इस लेक्चर में समझाऊंगी। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि उस ब्लूप्रिंट में ये सब डाटा हो सकता है, प्रॉपर्टीज या फिर फंक्शन मेथड्स। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इट हैज एक्चुअल वैल्यूज एंड कैन यूज द फंक्शन डिफाइन इन द क्लास। जी हाँ, ये एक इंस्टेंस होता है क्लास का। इंस्टेंस क्यों, क्योंकि उस क्लास में जो ब्लूप्रिंट लिखा गया उसी को तो यूज करके हम हमारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसलिए वो इंस्टेंस हो गया उस क्लास का। वहां पर एक्चुअल वैल्यूज होगी, फंक्शंस होंगी। चलिए मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझाती हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, इसमें सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है, कैसे कोड लिखा जाता है। एग्जाम्पल, मेरा एक फैशन का ब्रांड है, मेरी कंपनी है जहां पर ड्रेसेस मैन्युफैक्चर होती है। तो मेरी कंपनी क्या हो गई, मेरी कंपनी हो गई क्लास। और जो ड्रेसेस मैन्युफैक्चर हो रही है, मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है मेरी कंपनी से, वो हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कितने भी क्रिएट हो सकते हैं, आप ऐसा मत सोच रहे हैं यहाँ पे D1 D2 D3 लिखा है 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, नहीं, कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। बस कंडीशन ये रहेगी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से होंगे जो हम इस क्लास में लिखेंगे। और वही मैंने यहाँ पर लिखा है, जो मेरी कंपनी है वो हो गई क्लास, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब ड्रेस क्रिएट हो रही है मेरी कंपनी से, D1 D2 और D3, ये हो गए ऑब्जेक्ट्स। और जो ब्लूप्रिंट हम इस क्लास के अंदर लिखेंगे उसको आप ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हो।
प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो या फिर एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो। अगर इन 3 में से कुछ भी नाम दिखे ना तो समझ जाना कि वो ब्लूप्रिंट है क्लास में हम जो लिखेंगे। अब देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है और क्लास क्रिएट कैसे की जाती है। सबसे पहले लिखो क्लास, उसके बाद अपनी क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, या तो कंपनी दे दो, या अगर मैं कंपनी का नाम भी दे सकती हूँ, पीआर फैशन अगर मैंने नाम दे दिया तो मैं यहाँ पर पीआर फैशन भी लिख सकती हूँ। ओके, एज अ विश आप कंपनी भी लिख सकते हो। पहले क्लास, उसके बाद अपनी कंपनी का मतलब क्लास का नाम, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद आपको ब्लूप्रिंट लिखना है। अब आप इसको ब्लूप्रिंट बोल लीजिए या फिर प्रॉपर्टीज बोल लीजिए या फिर एट्रीब्यूट्स बोल लीजिए, बात एक ही है। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे। अब प्रॉपर्टीज में क्या क्या दे सकती हूँ ड्रेस में, देखो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि किस जेंडर की ड्रेस है, क्योंकि मेरी कंपनी में मेंस वेयर भी बनते हैं और विमेन वेयर भी बनते हैं, करेक्ट। तो मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी दे दी जेंडर की। सेकेंड प्रॉपर्टी में दे रही हूँ ओकेजन की। ओकेजन की क्यों? क्योंकि ये इंडियन वेयर है, तो मतलब किसी फेस्टिवल के लिए बन रहा है। वेस्टर्न वेयर है कि किसी अवार्ड फंक्शन के लिए बन रहा है, प्रॉम नाइट के लिए बन रहा है, किस लिए बन रहा है, इसलिए ओकेजन। थर्ड है कि इसका प्राइस क्या है। चलिए प्राइस दे देते हैं, करेक्ट, क्योंकि हर एक ड्रेस का प्राइस अलग होगा बट प्रॉपर्टी सेम ही होगी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट, अगर आप कुछ और भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, मैं फिलहाल यही दे रही हूँ, आप कलर भी दे सकते हो चाहो तो। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 प्रॉपर्टीज क्रिएट कर ली है। अब ये जो 4 प्रॉपर्टीज है ना, जो हमने क्लास में क्रिएट करी है, इन 4 प्रॉपर्टी को यूज करके ही हमारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, जो ये D1 D2 D3 है। सबसे पहला वाला क्या होगा हमारा, D1 होगा, करेक्ट। तो इसका जेंडर क्या होगा, ये विमेन वेयर है, तो इसमें जो डाटा स्टोर होगा जेंडर में विमेन्स वेयर होगा, करेक्ट। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज चारों सेम रहेगी सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, D1 के लिए भी, D2 के लिए भी और D3 के लिए भी। बट जो इसमें डाटा स्टोर होगा ना, वो अलग हो सकता है। D1 के लिए क्या होगा, जेंडर के लिए विमेन्स वेयर। ओकेजन के लिए क्या होगा, एथनिक के ही है तो फेस्टिवल आप दे सकते हो। प्राइस इसका 1 लाख दे देते हैं। कलर हम इसको पिंक दे देते हैं, करेक्ट। अब अगर इस वाले की बात करें D3 की, तो यहाँ पर जेंडर क्या होगा, मेंस वेयर होगा, करेक्ट। ओकेजन क्या होगा, आप अवार्ड फंक्शन दे सकते हो। प्राइस क्या होगा, 2 लाख दे देते हैं हम। कलर क्या होगा, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, कुछ भी आप कलर दे सकते हो, करेक्ट। तो ये सब मेरा समझाने का बस मतलब ये था कि जो हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ब्लूप्रिंट लिख रहे हैं हमारी क्लास में, जेंडर, ओकेजन, प्राइस, कलर, इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके ही हमें हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। और सभी प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए। अगर एक भी प्रॉपर्टी आपने मिस कर दी, एरर बताएगा वो। आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे ऐड करना है, बट इन 4 को तो आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे उन सभी में ये प्रॉपर्टी रहेगी, बस इनपुट अलग हो सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ओप्स को यूज क्यों करते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि क्लास कैसे क्रिएट करी जाती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बट यूज क्यों करते हैं, देखो वो भी समझाती हूँ। अभी तक कि अगर आपको एक ही काम डबल बार कराना होता था, तो फिर आप क्या करते थे, मतलब आपको एक ही काम को एक से ज्यादा बार कराना है, तो आप क्या करते थे, लूप का यूज करते थे, करेक्ट। सबसे पहले हमने लूप सीखा, उसके बाद हमने क्या सीखा था, फंक्शन सीखा था। उसमें भी हम यही करते थे, अगर एक ही काम को बार बार कराना है, एक फंक्शन क्रिएट कर दो और जितनी बार भी आप उस काम को कराना चाहते हो उतनी बार उस फंक्शन को कॉल लगा दो, हमारा काम हो जाता था। अब हम ऊप सीखेंगे। ऊप्स का काम भी थोड़ा थोड़ा सेम रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा। बस कंडीशन इन तीनों की ये होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कहाँ पर लूप यूज करना है, कहाँ पर फंक्शन को यूज करना है और कहाँ पर ऊप्स को यूज करना है। अगर लूप और फंक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देख लेना। AIML पाइथन की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें ऊप्स का भी है, फंक्शंस का भी है। दोनों में आपको ये समझ आ जाएगा कि लूप्स को कहाँ पर यूज करना है, फंक्शन को कहाँ पर यूज करना है। अब ऊप्स को कहाँ पर यूज करना है वो आपको इस लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी। कुल मिला के ना ऊप्स को इसलिए यूज करते हैं कि एक तो हमें डबल बार कोड नहीं लिखना पड़े, और दूसरा जो भी फालतू का कोड लिखना पड़ता था ना वो भी नहीं लिखना पड़े, सिर्फ काम काम का हम कोड लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज करके ऊप्स का कोड बनाते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है हमारे एम्प्लॉय का डाटा हमें स्टोर करना है। जैसे पहले मैंने फैशन लेबल का एग्जांपल लिया था, करेक्ट। तो वहां पर हमने प्रॉपर्टीज क्या दी थी, ओकेजन, जेंडर, कलर, ये सब। अब अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ एम्प्लॉय का डाटा, तो वहां पर क्या डाटा स्टोर हो सकता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हो सकती है एम्प्लॉय का नेम, सेकंड प्रॉपर्टी हो सकती है एम्प्लॉय आईडी, थर्ड प्रॉपर्टी हो सकती है एम्प्लॉय की सैलरी, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हो सकती है किस पोस्ट पे वो काम कर रहा है वो। तो चलिए अब हम इसका कोड बना के देखते हैं। हमें स्टार्टिंग में क्लास क्रिएट करनी है, हम प्रॉपर्टीज बाद में देंगे। यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से कोड बनाकर बताऊंगी। फर्स्ट तरीका होगा जिसमें हम प्रॉपर्टीज नहीं देखेंगे, सिर्फ नॉर्मल सिंटेक्स देखेंगे कि क्लास बनाने का सिंटेक्स क्या होता है। सेकंड वे में मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर्टीज कैसे देते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हमें ऐड करनी होगी इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर क्लास लिखो, उसके बाद अपनी क्लास का नाम दे दो। मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नाम दे रही हूँ हमारी क्लास का, उसके बाद कोलन एंड देन एंटर। अब मैं यहाँ पर पास लिख रही हूँ। पास क्यों, क्योंकि फिलहाल में हम फर्स्ट जो तरीका देख रहे हैं उसमें हम कोई प्रॉपर्टी पास नहीं कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी पास करनी है तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो एम्प्लॉय का नेम, आईडी, सैलरी, पोस्ट, करेक्ट। अभी हम कोई प्रॉपर्टी पास नहीं कर रहे इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर पास लिख दिया है। तो हमने हमारी क्लास तो क्रिएट कर ली। अब क्लास क्रिएट करने के बाद क्या काम होगा हमारा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना ऑब्वियसली। तो चलिए अब हम हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर कितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो और ऑब्जेक्ट क्या होंगे यहाँ पर एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट होंगे। ओके, क्योंकि एम्प्लॉय का डाटा यहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना रही हूँ हमारा एम्प्लॉय 1। आप कोई नाम भी दे सकते हो, हाँ, बट मैं इसका नाम एम्प्लॉय 1 दे रही हूँ। इक्वल्स टू के बाद आपको क्लास का नाम लिखना है जिन क्लास की प्रॉपर्टीज को आप यूज करके अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। अब हमारे क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय दे दिया, उसके बाद पेरेंथेसिस। करेक्ट। यहाँ पर मैं फिलहाल सिर्फ एक ही एम्प्लॉय क्रिएट करी हूँ, चलिए 2 एम्प्लॉय क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद है हमारा एम्प्लॉय 2। फिर से सेम प्रोसीजर, इक्वल्स टू के बाद अपनी क्लास का नाम। अब मुझे आप सब बताइए कि हमें प्रिंट कराना है तो प्रिंट हम ऑब्जेक्ट को कराएंगे या फिर क्लास को कराएंगे? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को कराएंगे। क्यों? क्लास तो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जिन जिन भी प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत होगी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, उन प्रॉपर्टीज को हमें कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, उस ब्लूप्रिंट को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मेरी कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बना रही है मेरी कंपनी, वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ब्लूप्रिंट मुझे अपने सिस्टम में कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना। करेक्ट। मेरी कंपनी को या फिर मेरी कंपनी की टीम को पता तो होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, हम क्यों बना रहे कस्टमर के लिए प्रोडक्ट, ये सभी डिटेल्स तो कहीं स्टोर होगी। उसके लिए हम यहाँ पर क्लास क्रिएट कर रहे हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रिंट करा के देखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को। फिलहाल में हमने कोई सी प्रॉपर्टी नहीं दी है इसलिए ये प्रिंट करके कुछ बता नहीं पाएगा, बट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे प्रिंट कराते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो देखिए अब हम इसको रन करते हैं। देखिए एरर भी नहीं बता रहा, मतलब सही से हमारा ऑब्जेक्ट और क्लास क्रिएट हो गई है। अब देखिए हमने ये तो समझ लिया कि क्लास कैसे क्रिएट करी जाती है, ऑब्जेक्ट का कोड कैसे क्रिएट करा जाता है। करेक्ट। अब जो हमने एग्जांपल लिया एम्प्लॉय का डाटा हमें स्टोर करना है, सबसे पहले मैं आपको कोड बताऊंगी बिना ऊप्स को यूज करके, और फिर कोड बताऊंगी ऊप्स को यूज करके कैसे बनाना है, ताकि आपको डिफरेंस समझ आ सके कि कहाँ पर ऊप्स को यूज करना है और कहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ऊप्स को यूज नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमें लिस्ट को यूज करना होगा, क्योंकि कहीं तो डाटा स्टोर करना पड़ेगा ना। ये प्रॉपर्टीज, एम्प्लॉय का नेम, आईडी, सैलरी, ये सब कहीं तो स्टोर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लिस्ट को यूज कर रहे हैं। लिस्ट को जब हम यूज करेंगे तो हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब सबसे पहली वाली हमारी लिस्ट क्रिएट करेंगे, वो होगी एम्प्लॉय 1 के लिए। यहाँ पर हम ऊप्स यूज नहीं कर रहे तो क्लास क्रिएट करने की तो जरूरत है ही नहीं। अब आप इसको एज अ ऑब्जेक्ट समझ लीजिए ऊप्स की लैंग्वेज में, या फिर लिस्ट की लैंग्वेज में हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर लिस्ट स्टोर होगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो एम्प्लॉय 1 हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब इसका डाटा आप यहाँ पर स्टोर कर लो। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर होती है, ये आपने लिस्ट वाले लेक्चर में पढ़ ही लिया होगा। नहीं देखा है तो वो भी देख लेना इस लेक्चर के बाद, उसमें प्रोजेक्ट भी बताया मैंने। अब देखिए एम्प्लॉय 1 का मैं यहाँ पर नेम स्टोर कर रही हूँ, जो कि नाम मैं हरीश ले रही हूँ, आप कोई भी नाम ले सकते हो। एंड उसके बाद आप एम्प्लॉय की आईडी ले सकते हो, एम्प्लॉय की आईडी में दे रही हूँ 11। ओके, अब नेक्स्ट हम 2 एम्प्लॉय यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉय होगा एम्प्लॉय 2। उसके बाद इसका नेम मैं अंजलि दे रही हूँ और इसकी आईडी में दे रही हूँ 12। तो चलिए हमने 2 लिस्ट तो क्रिएट कर ली, मतलब 2 एम्प्लॉय की लिस्ट क्रिएट कर ली, उनका डाटा हमने स्टोर कर लिया। अब अगर इस डाटा को आप प्रिंट कराना चाहते हो तो लिस्ट में हम कैसे प्रिंट कराते थे, डायरेक्टली लिख दो उस एम्प्लॉय का नाम, मतलब उस लिस्ट का नाम। मुझे एम्प्लॉय 1 का डाटा प्रिंट कराना है तो मैंने एम्प्लॉय 1 लिख दिया यहाँ पर। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, हरीश भी प्रिंट करा रहा है और उसकी आईडी भी प्रिंट हो रही है 11। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं करानी, मतलब मुझे एम्प्लॉय 1 का डाटा तो चाहिए बट सिर्फ उसका नेम चाहिए, आईडी नहीं चाहिए, या फिर सिर्फ आईडी चाहिए और नेम नहीं चाहिए, तो फिर कैसे प्रिंट कराओगे? सिंपल, आप यहाँ पर लिखो एफ स्ट्रिंग यूज कर लो, डाटा ऑफ एम्प्लॉय 1 इज। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय का नेम प्रिंट कराना है, उसकी आईडी प्रिंट नहीं करानी, पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं करानी है। तो हम क्या करेंगे, जो भी लिस्ट का डाटा प्रिंट कराना चाहते हो सबसे पहले तो उस लिस्ट का नाम लिखो कर्ली ब्रेसेस में। तो एम्प्लॉय 1 का डाटा मुझे प्रिंट कराना है, अब उसका नेम प्रिंट कराना है। अब उसका नेम कौन से वाले इंडेक्स नंबर पर है? पाइथन में इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होती है 0 से, तो इसका नेम की इंडेक्सिंग हो गई 0 और आईडी की इंडेक्सिंग हो गई 1। 0 और 1, करेक्ट। तो अगर मुझे सिर्फ नेम प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगी। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, डाटा ऑफ एम्प्लॉय 1 इज हरीश। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर आईडी प्रिंट कराना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिख दो, क्योंकि 1 इंडेक्स पर है ये। इसके बाद अब हम इसको रन करते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, डाटा ऑफ एम्प्लॉय 1 इज 11। अब हम ऊप्स को यूज करेंगे। कोड थोड़ा थोड़ा सेम रहेगा, जो मैंने पहले आपको सिंटेक्स बताया था ना ये, बट अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे। ठीक है, अब ये वाला कोड बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें एक मिस्टेक रहेगी जिसको हम बाद में फिक्स करेंगे किसी और चीज को यूज करके। वो कैसे, वो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं पास हटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज पास करूंगी हमारे एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय का नेम भी होगा, वहां पर आईडी भी होगी। मैं 2 ही प्रॉपर्टी ले रही हूँ, आप चाहो तो और ज्यादा प्रॉपर्टीज भी ले सकते हो, जैसे कि सैलरी या फिर किस पोस्ट पे काम कर रहा है, वो सब भी एज योर विश। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर नेम दे रही हूँ। अब यहाँ पर आप इसका इनपुट भी दे दो, मतलब एम्प्लॉय का नाम भी दे दो। मैंने हरीश नाम दिया था ना पहले, तो वही मैं यहाँ पर दे रही हूँ।
ओके, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आईडी। ओके, अब इसकी आईडी में 11 यहाँ पर स्टोर कर रही हूँ। तो देखिए हमने नेम भी दे दिया, आईडी भी दे दी। अब अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ एम्प्लॉय 1 और फिर रन करूँ? तो देखते हैं आंसर क्या आता है। वैसे आंसर नहीं आएगा, देखते हैं। अब आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर तो इनपुट भी दे दिया, अब आंसर क्यों नहीं आ रहा है? देखो इसका रीजन ये है कि आपने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया है। यहाँ पर आपने जो प्रॉपर्टी लिखी है ना उसको साथ में लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप हरीश प्रिंट कराना चाहते हो तो एम्प्लॉय 1 और प्रॉपर्टी का नाम क्या है? नेम। अगर आप उसका नेम प्रिंट कराना चाहते हो तो, अगर आप उसकी आईडी प्रिंट कराना चाहते हो तो फिर एम्प्लॉय 1 डॉट आईडी लिखो, मतलब प्रॉपर्टी का नाम भी साथ में लिखो डॉट लगाकर। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर मैं एम्प्लॉय 2 का नाम प्रिंट कराना चाहूँ तो देखते हैं, यहाँ पर 1 की जगह हम 2 लिख देते हैं और यहाँ पर भी हम 2 कर देते हैं। चलिए अब हम फिर से रन करके देखते हैं। देखिए हमारा आंसर आ गया हरीश 11, हरीश 11। अब आप सब मुझसे ये पूछोगे कि यहाँ पर सेम आंसर क्यों आ रहा है एम्प्लॉय 1 के लिए भी और 2 के लिए भी? जब हमने लिस्ट को प्रिंट कराना था तो एम्प्लॉय 1 के लिए बकायदा सही आंसर आ रहा था, हरीश एंड अंजलि, और आईडी भी 11 और 12 बिल्कुल सही आ रही थी। बट यहाँ पर तो एम्प्लॉय 1 के लिए भी वही डाटा आ रहा है, एम्प्लॉय 2 के लिए भी वही डाटा आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर्स को यूज नहीं करा है, ना ही मेथड्स को यूज करा है। अगर आप चाहते हो कि हर एक एम्प्लॉय का, मतलब आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो ना, भले एम्प्लॉय क्रिएट करो या कार क्रिएट करो या ड्रेस वाला एग्जांपल लेकर आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करो, अगर आप चाहते हो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग डाटा आए प्रिंट होने के बाद, तो फिर उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर्स को यूज करना पड़ेगा, मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। अभी क्या होते हैं वो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मेरी कंपनी है जो कि कार मैन्युफैक्चर करती है, वहां पर बहुत सारे तरीके की कार्स बनती है, वहां पर एक से ज्यादा मॉडल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी क्लास का नाम कार दे रही हूँ, एक कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं कार, इसलिए मैं कार नाम दे रही हूँ क्लास का, ओके। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, मतलब जितनी भी कारें बनेगी मेरी कंपनी से, उन सब में जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी ना, वो सभी प्रॉपर्टीज एज ब्लूप्रिंट हमारी क्लास कार में स्टोर होगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, क्लास लिया है, क्लास का नाम मैंने यहाँ पर कार दे दिया, आप कंपनी भी नाम दे सकते हो एज अ विश, ओके। उसके बाद हमने ब्लूप्रिंट क्रिएट करें, ब्लूप्रिंट आप बोल लीजिए या एट्रीब्यूट्स बोल लीजिए या प्रॉपर्टीज बोल लीजिए। इसमें मैं 2 प्रॉपर्टी दे रही हूँ, फर्स्ट होगी कार का कलर क्या होगा, सेकंड होगा मॉडल क्या होगा, क्योंकि मेरी कंपनी से बहुत सारी कारें बन रही है पर बहुत सारे मॉडल्स भी तो हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और प्रॉपर्टी भी दे सकते हो, ईयर, कि कौन सी ईयर में आपकी कार लॉन्च हो रही है, कौन सा वाला मॉडल कौन सा वाले ईयर में लॉन्च हो रहा है, ये भी आप दे सकते हो एज योर विश। अब देखो हमने प्रॉपर्टीज तो समझ ली कि प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, बट मेथड्स क्या होते हैं, क्योंकि हम इसमें मेथड्स को यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर्स को यूज करेंगे, तभी हमारा अलग अलग डाटा प्रिंट होगा एज आउटपुट, अदरवाइज वो सेम ही डाटा प्रिंट होगा जैसे हरीश वाले एग्जांपल में आ रहा था। मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स को अगर आप इजी लैंग्वेज में समझो ना, तो मेथड्स का मतलब होता है फीचर्स या फिर एक्शंस आप क्या परफॉर्म करवाना चाहते हो, वो पार्ट आपको मेथड के अंदर लिखना होता है। जब भी आप फंक्शन क्रिएट करोगे ना, उसके अंदर आपको वो वाला कोड लिखना है कि क्या फीचर्स या फिर क्या एक्शन आप परफॉर्म करवाना चाहते हो अपने कोड में। हमने यहाँ पर एग्जांपल कार का लिया है, तो कार मूव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कार का डोर आप ओपन और क्लोज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप कार की रूफ ओपन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या टायर चल रहा है कार का? वो भी चल रहा है, वो भी एक एक्शन है, ओके। तो इस तरीके के जो भी एक्शंस आप परफॉर्म कराना चाहते हो या फिर जो भी फीचर्स आप लगवाना चाहते हो, वो डिपेंड करेगा कि हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं उस पर वो सारी चीजें आप अपनी मेथड के अंदर लिखोगे, ठीक है। अब मेथड और कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। उसके पहले मैं एक बार आपको शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ कि अभी तक के हमने क्या समझा और क्या लर्न करा है ऊप्स में। देखो, ऊप्स मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में। अब क्लास में लिखा जाता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट किस चीज का होगा? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें जो जो भी प्रॉपर्टीज या जो भी एक्शंस की जरूरत है, वो सब हम इस ब्लूप्रिंट में लिखेंगे हमारी क्लास में, ठीक है। अब जो ब्लूप्रिंट होता है जो क्लास में लिखा जाता है, वो भी मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। क्या? पहला तो एट्रीब्यूट्स या फिर आप प्रॉपर्टीज बोल लीजिए, जहां पर प्रॉपर्टीज लिखी जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। सेकंड पार्ट होता है ब्लूप्रिंट का मेथड या फिर एक्शंस। आपको मेथड में वो एक्शंस या फिर वो फीचर्स लिखने होंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। आई होप इतना पार्ट समझ आ गया होगा। और फिर ये जो एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज और मेथड्स और एक्शन दोनों कंबाइन होके जो चीज बनती है, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो चलिए अब हमारा कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस वाले कोड को ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ा एडवांस पार्ट रहेगा इसमें। हर एक चीज बहुत डिटेल से बताऊंगी, बट एक ही कोड में आपको काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी, तो ध्यान से देखना ये वाला कोड, ओके। तो देखिए, हमें सबसे पहले हमारी क्लास को क्रिएट करना है। सिंटेक्स लगभग सेम रहेगा। क्लास लिखो, उसके बाद उसका नाम लिखो एम्प्लॉय। क्यों एम्प्लॉय? क्योंकि यहाँ पर हम एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करेंगे इसीलिए। अब देखो, इस बार ना हमें वो गलती नहीं करनी है जो पिछली बार हम कर रहे थे। इनपुट हम डाटा दे रहे थे, करेक्ट, बट सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, सारे एम्प्लॉय के लिए सेम ही डाटा प्रिंट होकर बता रहा था, करेक्ट। वो गलती इस बार नहीं करनी है। अब वो गलती ना हो उसके लिए हमें यहाँ पर मेथड को यूज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर को यूज करना पड़ेगा।
मेथड कैसे क्रिएट होती है ये हमने फंक्शन वाले लेक्चर में अच्छे से समझ लिया, नहीं देखा तो फंक्शन का लेक्चर देख लेना, AML ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट हो रहा है वो बताती हूँ। एक नॉर्मल जैसे मेथड क्रिएट होता है ना, कंस्ट्रक्टर भी वैसे ही क्रिएट होता है। डेफ लिखो, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम या मेथड का नाम, बट कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है आपको उस फंक्शन या मेथड का नाम इनिट देना होगा। अब इसके टोटल 3 रूल्स होते हैं, वो तीनों रूल मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, नॉर्मल लिखो डेफ जैसे हम लिखते हैं फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, उसके बाद इनिट लिखो। अब इनिट कैसे लिखोगे, सबसे पहले डबल अंडरस्कोर लगाओ, उसके बाद इनिट, उसके बाद फिर से डबल अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये वाला हमारा इनिट मेथड क्रिएट हो गया और इसका नाम है कंस्ट्रक्टर। ये मैंने आपको बताया, ये इनिट वाली मेथड को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर। सेकंड रूल है इसका, आपको यहाँ पे पैरामीटर्स पास करना होगा। अभी तक क्या हम इसको खाली रखते थे, कोई पैरामीटर पास नहीं करते थे। इस बार में अगर आप एक भी पैरामीटर पास नहीं करना चाहो चलेगा, बट एक कंपलसरी पैरामीटर होता है जो कि है सेल्फ, इसको तो आपको पास करना ही पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर का ये रूल होता है, ओके। बाकी पैरामीटर्स आप पास करना चाहो तो आपकी मर्जी, नहीं करना चाहो तो भी आपकी मर्जी, बट हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को प्रिंट कराना चाहते हैं, एम्प्लॉय का नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, आईडी प्रिंट कराना चाहते हैं, सैलरी प्रिंट कराना चाहते हैं, उसकी पोस्ट प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये सभी पैरामीटर्स में यहाँ पर पास करना पड़ेगा ताकि हम प्रॉपर्टीज को क्रिएट कर पाए, इसीलिए, ठीक है। बट अगर आपको ये सब नहीं प्रिंट करानी है तो सिर्फ सेल्फ पास कर दो, आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है। इसका थर्ड रूल होता है कंस्ट्रक्टर का, और वो ये है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, कितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, वहां पर आपको इस कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाने की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, नॉर्मली हम जब मेथड फंक्शन क्रिएट करते हैं हमें कॉल लगाना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल लगाने की जरूरत नहीं होती है। जब भी आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली कॉल लग जाता है, ठीक है। इसका एक और रूल है, और वो ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वहां पे आपको कॉल लगाने की तो जरूरत है नहीं, तो आपको सेल्फ के लिए इनपुट भी देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर और पैरामीटर आप बना रहे हो तो उसके लिए इनपुट देना पड़ेगा, सेल्फ के लिए कुछ भी इनपुट देने की जरूरत नहीं, ठीक है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा कि इनिट के क्या क्या रूल होते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर के क्या क्या रूल होते हैं। चलिए, अब हमें और पैरामीटर्स यहाँ पे पास करने की जरूरत है। पहला पैरामीटर होगा सेल्फ को, तो आप कंपलसरी मान ही लो, तो अब हमारा पहला पैरामीटर ही क्रिएट हो रहा है क्योंकि इनपुट तो इसी के लिए देंगे हम, जो कि होगा एफ नेम। यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम स्टोर होगा। सेकंड पैरामीटर हमारा होगा जो कि होगा एफ आईडी, मतलब एम्प्लॉय की आईडी। अब हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज को क्रिएट करना होगा, इसका सिंटेक्स देखना। सबसे पहले लिखो सेल्फ, सेल्फ का मतलब होगा कि खुद में उस प्रॉपर्टी को स्टोर करेगा, ठीक है। इनिट कंस्ट्रक्टर या इनिट मेथड खुद में उस प्रॉपर्टी को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो सेल्फ डॉट नेम लिखो, इक्वल्स टू के बाद अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिख दो। जो भी आपने एज पैरामीटर यहाँ पर पास करा ना वही नाम देना पड़ेगा आपको, अदरवाइज वो एरर बताएगा, ठीक है। देखो अभी फिलहाल के लिए लाइट आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पर नाम लिखूंगी ना वो डार्क आने लग जाएगा, मतलब समझ गया कि हाँ आपने पास कर दिया है। एफ नेम, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है ना। अब नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर पास कर देते हैं, फिर से सेल्फ लिखो ताकि वो खुद में स्टोर कर पाए उस आईडी को। अब इक्वल्स टू उसके बाद जो पैरामीटर पास करा है उसका नाम, आईडी। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही तो उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा सकते हैं, करेक्ट। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर उसका नाम देना होगा। मैं फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का नाम दे रही हूँ एम्प्लॉय 1। तो ये देखिए हमने यहाँ पर नाम दे दिया एम्प्लॉय 1। अब इक्वल्स टू के बाद अभी तक हमने सिंटेक्स देखा था, क्या आ रहा था, क्लास का नाम लिखो। तो हमने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपको इनिट कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कॉल लगेगा। हम देखो इनिट को कॉल नहीं लगा रहे, हम यहाँ पे क्लास का नाम दे रहे हैं, इनिट नहीं दे रहे। यूजुअली हम क्या करते थे, मेथड का नाम देते थे, बट यहाँ पर हम क्लास का नाम दे रहे हैं। इस पेरेंथेसिस को अभी तक के हम खाली छोड़ते थे क्योंकि हमने यहाँ पर मेथड को यूज नहीं करा था और कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे। अब हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करा है तो उसका इनपुट भी देना पड़ेगा। सेल्फ के लिए इनपुट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला इनपुट आएगा एफ नेम के लिए। एफ नेम का इनपुट मैं यहाँ पर दे रही हूँ, मेरा पहले वाले एम्प्लॉय का नाम होगा हरीश, तो वो मैंने दे दिया। सेकंड पैरामीटर क्या है, एफ आईडी है, ठीक है। तो इसकी आईडी मैं 13 दे रही हूँ। तो चलिए अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ऑब्वियसली सही आंसर आ ही जाएगा, बट एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सही आंसर आ रहा है क्या, फिर मैं एक दो और नई चीजें आपको सिखानी वो बताऊंगी, ठीक है। तो प्रिंट लिखो, उसके बाद अपने एम्प्लॉय का नाम दो। एम्प्लॉय का नाम क्या है, एम्प्लॉय 1। उसके बाद डॉट लगाओ। अब आपको एम्प्लॉय का कौन सा डाटा प्रिंट कराना है वो लिख दो। मुझे नेम प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर नेम लिख दूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर दूंगी एम्प्लॉय की आईडी। सेकंड मुझे एम्प्लॉय की आईडी प्रिंट करानी इसलिए डॉट आईडी। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, हरीश आ रहा है और 13 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब आप सब सोचेंगे कि ठीक है एक एम्प्लॉय का डाटा तो प्रिंट हो गया, सेकंड एम्प्लॉय का डाटा कैसे प्रिंट होगा, क्योंकि पहले दिक्कत आ रही थी, सेम ही आउटपुट आ रहा था, करेक्ट। नहीं आएगी इस बार वो दिक्कत। अब हम सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो सेकंड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा। सिमिलरली यहाँ पर लिख दो
जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, ये इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर। हाँ, इसका नाम 2 दे दो, यहाँ पर इसका डाटा चेंज कर दो। हरीश की जगह हमने अंजलि का एग्जाम्पल लिया था, वही दे देते हैं हम यहाँ पर भी। इसकी आईडी मैं 14 कर देती हूँ। ओके, चलिए अब हम इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। नेम और employee2.id। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, हरीश 13 एंड अंजलि 14। यहाँ पर एफ स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो। हाँ, और कुछ टेक्स्ट टाइप का डाटा अगर आपको पास करना है वो भी कर सकते हो एज योर विश। देखो यहाँ पर हमने 2 पैरामीटर्स को पास करा, आप सेल्फ को इंक्लूड ही मत करो क्योंकि इसके लिए तो हमने कोई इनपुट दिया ही नहीं है ना। देखो यहाँ पर हमने सेल्फ के लिए कोई इनपुट दिया है क्या? नहीं दिया है। यहाँ पर दिया है? नहीं दिया है। करेक्ट, ये ऑटोमेटिकली खुद में स्टोर करता है, बस इसका मतलब ये होता है। ना ही हमने इनिट को यहाँ पर कॉल लगाया, अदरवाइज हमें फंक्शन जब भी क्रिएट करते हैं हमें कॉल लगाना पड़ता है। यहाँ पर हमने क्लास का नाम लिखा है, इनिट को कॉल नहीं लगाया, ये ऑटोमेटिकली कॉल लग जाता है जब भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अगर आप एक और यहाँ पर पैरामीटर पास करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए सैलरी भी पास कर देते हैं हम। एफ सैलरी यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, तो सेल्फ डॉट सैलरी और इक्वल्स टू में जो भी आपने ऊपर पैरामीटर का नाम दिया ना वो लिख दो। आप देखो यहाँ पर आप इनपुट पास कर दो, है ना, तो इसकी सैलरी होगी 50,000। यहाँ पर भी आप लिख दो employee1.salary, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एरर क्यों बता रहा है, बट हरीश के लिए सही आउटपुट बता रहा है। देखो हरीश 13 एंड 50,000 उसकी सैलरी भी प्रिंट करा दी है, बट एरर बता रहा है अंजलि के टाइम पे। क्यों? हमारा कोऑर्डिनेटर हमसे ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पर टोटल 3 पैरामीटर पास करे सेल्फ के अलावा, नेम, आईडी और सैलरी, और 3 इनपुट आपने हरीश के लिए पास कर भी दिए, बट अंजलि के टाइम पे तो आप सिर्फ 2 ही इनपुट पास कर रहे हो। अगर 3 पैरामीटर बनाए तो फिर 3 इनपुट भी तो पास करना पड़ेगा, बस यही बोल रहा है वो। तो चलिए यहाँ पर भी हम पास कर देते हैं, इसकी सैलरी लिख देते हैं 80,000 लिख देते हैं यहाँ पर हम। करेक्ट, और प्रिंट भी कराना पड़ेगा। अब देखो अगर आप प्रिंट नहीं भी कराते हो ना चलेगा, एरर नहीं बताएगा, बट पास करना जरूरी है। देखो यहाँ पर एरर नहीं बताया और इसने प्रिंट भी नहीं कराया है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट में लिखा नहीं था। अगर प्रिंट कराना है तो फिर अपने एम्प्लॉय का नाम डॉट सैलरी। चलिए अब हम रन करके देखते हैं, इस टर्मिनल को क्लिक कर देते हैं पहले। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, हरीश 13 50,000 एंड अंजलि 14 80,000। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक और चीज यहाँ पर समझाती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। बैकएंड में कैसे काम करता है वो समझा रही हूँ। हमने प्रॉपर्टी क्रिएट करते वक्त इनिट कंस्ट्रक्टर में जो इक्वल्स टू के बाद लिख रहे हैं ना एफ नेम, वो पैरामीटर है जो हम यहाँ पर पेरेंथेसिस में पास कर रहे हैं। देखो अगर मैंने यहाँ से ई हटा दिया ना, ऊपर लाइट बताएगा वो। देखो ये लाइट हो गया, इधर से अगर मैंने डी हटा दिया तो देखो ये भी लाइट से बताने लग गया। मतलब जो हमने ऊपर पेरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर पास करे ना, ये वो है जो हम इक्वल्स टू के बाद लिखेंगे। और ये जो लिख रहे हैं ना हम सेल्फ डॉट करके, ये अलग है, ये वाला नेम अलग है और ये वाला नेम अलग है। मेरा मतलब ये है कहने का। ठीक है, हमने सेल्फ डॉट नेम करके जो लिखा है ये वो प्रॉपर्टी है जिसे हम यूज करेंगे प्रिंट कराते वक्त कि किसका डाटा हमें प्रिंट कराना है, ये वो प्रॉपर्टी है। आईडी ये वो प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो अगर मैंने यहाँ से सैलरी में से वाई हटा दिया, नीचे देखना वो लाइट बताने लग जाएगा। देखो ये लाइट हो गया, ये व्हाइट में बताने लग गया। मतलब जो हम प्रिंट कराते वक्त जिस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे ना, ये वो है। और ये वो पैरामीटर्स है जो हमने यहाँ पर पास करा है, इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इसलिए मैंने यहाँ पर नाम अलग अलग दिया है। अगर आप किसी वेबसाइट पे पढ़ोगे ना ऊप्स का और वहां पे एग्जांपल्स देखोगे, देखना इस टाइप से लिखा हुआ होगा, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, इसी टाइप से लिखा होगा, जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि ये वाला नेम कौन सा है, ये वाला नेम कौन सा है, ये वाला नेम कौन सा है, ये वाला नेम कौन सा है। जानबूझकर मैंने इसलिए अलग अलग दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। अब यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हैं। सबसे पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और सेकेंड है हमारा पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। दोनों में से एक हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं, बट फिर भी मैं एक और बार समझा देती हूँ ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है। देखो डिफॉल्ट के नाम से आप ऐसे समझो कि यहाँ पर ना आपको एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ पास करना होगा। कैसे? देखो मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ। अभी तक के हमने क्या समझा था कि कंस्ट्रक्टर कैसा होता है, किसी भी मेथड में अगर इनिट लिखा है और सेल्फ लिखा है तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्मली जैसे इनिट बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे हम। पेरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे सेल्फ, क्योंकि सेल्फ कंपलसरी होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अब सेल्फ के अलावा आपको और कोई सा भी पैरामीटर पास नहीं करना है। अगर आपने कोई और सा पैरामीटर पास कर दिया तो फिर वो कहलाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर आपने सिर्फ सेल्फ पास करा है और कोई सा भी पैरामीटर पास नहीं करा है तो फिर ये कहलाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो चलिए कोलन लगा दिया। अब आपको कुछ भी अगर प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट करा सकते हो।
इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मैं नाम दे रही हूँ यहाँ पर एम्प्लॉय3, क्योंकि 1 और 2 ऑलरेडी क्रिएटेड है इसीलिए। ओके, अब फिर से हम क्या लिखेंगे, अपनी क्लास का नाम जो कि है एम्प्लॉय। अब इसको खाली छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर हमने सेल्फ के अलावा और कोई सा भी पैरामीटर पास नहीं करा और सेल्फ के लिए इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर एरर बता रहा है। अब आप सब सोचेंगे कि एरर क्यों बता रहा है, मैं आपको समझाती हूँ क्यों बता रहा है एरर। सबसे पहले तो ये समझो कि हमने 2 कंस्ट्रक्टर क्रिएट तो कर लिए, पर दोनों का नाम सेम दिया है, तो मतलब ये इसको ओवरराइट कर देगा। माना बैकएंड में जब ये काम करेगा ना, डेफ जब इसके लिए काम करेगा और यहाँ से क्लास कॉल होगी, ठीक है, तब यहाँ पर वो आएगा, देखेगा और इसको बैकएंड में ला भी देगा आंसर, दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट इसका नाम और इसका नाम सेम है, तो जब भी इसके लिए काम करेगा ना, तो पूरे को ओवरराइट कर देगा और एरर बता देगा। एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारा कोड समझ रहा है कि यहाँ पर तो आपने पैरेंथेसिस एम्प्टी छोड़ दिया है, ठीक है, बट यहाँ पर तो आपने पैरामीटर्स पास करे 3 तो आपने इनपुट क्यों नहीं दिया? इनपुट तो देना ज़रूरी है। यही रूल है, हमने अभी तक यही समझा है फंक्शंस और मेथड्स में, कि अगर आपने पैरामीटर पास करा है तो उसका इनपुट दो। यहाँ पर आपने पैरामीटर पास करा और यहाँ पर तो इनपुट दिया ही नहीं। पाइथन और ऊप्स का एक रूल होता है कि जब भी आप कोई इनपुट देते हो, मतलब जब भी कॉल लगाते हो आप और जो इनपुट देते हो उसकी प्रायोरिटी वो रहती है। यहाँ पर क्या था इनपुट? हरीश था, 13 था, 50,000 था। यहाँ पर भी अंजलि था, 14 था, 80,000 था, मतलब टोटल 3 इनपुट थे। तो इसने चेक करा, क्या यहाँ पे 3 पैरामीटर है? हाँ है। क्या यहाँ पर 3 पैरामीटर नहीं है? तो इसने इसको इग्नोर कर दिया और इसको ओवरराइट कर दिया। हमारा कोड उसी को प्रायोरिटी देगा जिसमें सेम इनपुट होंगे जितने पैरामीटर मौजूद है हमारी क्लास में या मेथड में। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? एक और बार रिपीट कर रही हूँ। हमारा कोड एडिटर उस वाले ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देगा, उस वाले इनपुट को प्रायोरिटी देगा जो मैच करेगा हमारे पैरामीटर से, ठीक है। हमारे पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं इस वाले कंस्ट्रक्टर से, तो उसने इसको प्रायोरिटी दी। अगर हम इस पूरे को कमेंट आउट कर दे और सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को काम करवाएं, देखो अभी सिर्फ डिफॉल्ट और यहाँ पर हम कॉल लगा रहे हैं, अभी सही से काम करेगा, देखते हैं। देखो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो रहा है। पहले इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आपने इनपुट तो यहाँ पर 3 दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनपुट 3 दे रखे हैं और यहाँ पर तो आपने कुछ पास ही नहीं करा पैरामीटर, तो फिर तो वो एरर ही बताएगा ना, वो तो यही समझेगा आपने यहाँ पास करा बट यहाँ पर तो लिखा ही नहीं पैरामीटर। आई होप इतना पार्ट आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त पेरेंथेसिस के अंदर सेल्फ के अलावा और कोई सा भी पैरामीटर पास कर दिया, भले 1 पास किया या 5 पास किए, बात एक ही है, उसको हम कहेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स हम ऑलरेडी देख चुके थे कि क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, आप प्रॉपर्टीज बोल लीजिए या फिर एट्रीब्यूट्स बोल लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कलर है, मॉडल है, ये क्या है? एट्रीब्यूट है। अगर मैंने यहाँ पर ब्रांड भी लिख दिया तो वो भी एट्रीब्यूट है, ईयर भी एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्लास एट्रीब्यूट और सेकंड होता है हमारा ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। अब इसके नाम से आप समझो, क्लास एट्रीब्यूट मतलब क्लास में क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट मतलब ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट होगा। समझ आ रहा है? अब एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहला हम समझेंगे क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था कार का। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मेरी कार की कंपनी है जहाँ पर बहुत सारे तरीके की कार मैन्युफैक्चर होती है। अब मुझे बताओ, क्या हर कार का मतलब यहाँ पर कार कितनी क्रिएट हो रही है? फर्स्ट कार तो क्रिएट हो रही C1, सेकंड कार हो रही C2, थर्ड हो रही C3। अब मेरे को बताओ, क्या हर कार का कलर अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हर कार का मॉडल अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हर कार का ईयर अलग अलग हो सकता है कि किस ईयर में लॉन्च हुई थी? बिल्कुल हो सकता है। पर क्या हर कार का कंपनी अलग अलग हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी की तो कार है, तो कंपनी का नाम तो सेम ही रहेगा ना। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया, कंपनी का नाम एज प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। हाँ, जैसे कि कलर और मॉडल है ना, वैसे कंपनी एक प्रॉपर्टी में क्रिएट कर रही हूँ। अब इसका नाम है PR मोटर्स। अब मेरे को आप बताओ, C1 का भी नाम PR मोटर्स ही रहेगा कंपनी का, C2 के लिए भी PR मोटर्स रहेगा, अब C3 के लिए भी PR मोटर्स ही रहेगा। अब बैकएंड में कितनी जगह लेगा मुझे बताओ। यहाँ पर हमने लिखा सेल्फ डॉट कंपनी, इधर भी हमें यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा एज पैरामीटर भी, अदरवाइज वो एरर बताएगा। अब जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर भी इनपुट देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने इनपुट दे दिया PR मोटर्स, यहाँ पर भी मैंने PR मोटर्स दे दिया। ये सभी एम्प्लॉयज मेरी कंपनी में काम करते हैं, ये आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय का एग्जाम्पल है इसीलिए। ओके, अब यहाँ पर भी मैंने PR मोटर्स दे दिया।
अब मुझे आप बताओ ये कितनी जगह लेगा? फिलहाल तो हमने सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे, मतलब एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2, बट एम्प्लॉयज तो 1000 भी हो सकते हैं। कितने सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे? हर ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्टीज भी क्रिएट होगी कंपनी, और उस प्रॉपर्टी में पीआर मोटर भी स्टोर होगा, बट सबका आंसर सेम रहेगा। पीआर मोटर एम्प्लॉय 1 के लिए भी, पीआर मोटर एम्प्लॉय 2 के लिए भी, पीआर मोटर एम्प्लॉय 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, सबके लिए। जगह कितनी घेरेगा वो? करेक्ट। तो इससे तो बेहतर है कि हम एक कॉमन प्रॉपर्टी बना लेते हैं जो कि क्लास में होगी, यहाँ पर क्रिएट होगी। देखो कैसे क्रिएट होगी, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और एक कॉमन प्रॉपर्टी हम बनाएंगे क्लास के अंदर जिसका नाम होगा कंपनी। देखो यहाँ पर मैं नाम दे रही हूँ कंपनी। अब यहाँ पर मैं स्टोर कर लेती हूँ पीआर मोटर्स, ठीक है, और यहाँ से हम हटा देते हैं इसको। अब बैकएंड में हमारा कोड समझेगा कि ठीक है, अब आप जितने भी इस क्लास में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे ना, उन सब के लिए जो प्रॉपर्टीज क्रिएट होगी कंपनी, उसका इनपुट पीआर मोटर ही रहेगा। तो अब हमारा जगह कितना बच गई, हमारा टाइम भी बच गया, बार बार कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। जगह भी बच गई बैकएंड में। अब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो इनपुट के लिए जगह नहीं लेगा, ठीक है, एक कॉमन जगह लेगा। पीआर मोटर जब भी उसको जरूरत होगी वो उसको यूज कर लेगा, ठीक है। तो हमारा काम हो गया आसान। अभी फिलहाल ये ऐसे प्रिंट नहीं होगा, इसको अगर आपको प्रिंट कराना है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर आपको एम्प्लॉय 1 के लिए प्रिंट कराना है तो यहाँ पर लिखो एम्प्लॉय 1, उसके बाद डॉट अपने प्रॉपर्टी का नाम। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कंपनी। तो वही यहाँ पर लिख दो कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी लिख दी। चलिए अब हम रन करके देखते हैं, इधर भी लिख देते हैं, चलो एम्प्लॉय 2 के लिए भी, ठीक है, एम्प्लॉय 2 डॉट कंपनी। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या सही आंसर आ रहा है पीआर मोटर्स। ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि हमें डिफॉल्ट वाला हटाना पड़ेगा, हमने पहले का कोड नहीं हटाया इसीलिए, ठीक है, डिफॉल्ट हटा देते हैं। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, हरीश 1350,000 पीआर मोटर्स इसके लिए भी आ रहा है, अंजलि के लिए भी पीआर मोटर्स आ रहा है, बट हमने लिखा कॉमन है। तो इसे कहते हैं हम क्लास एट्रीब्यूट। जब भी हम क्लास के जस्ट अंदर क्रिएट करते हैं। और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं? इनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। जो हमने नेम, आईडी, सैलरी यहाँ पे क्रिएट करी है ना, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, इनको बोलेंगे ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, जो कि ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट हो रही है एज ब्लूप्रिंट। और अगर क्लास के जस्ट बाद में क्रिएट हो रही है, क्लास के अंदर क्रिएट हो रही है, तो मतलब होगा क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। कंपनी का नाम प्रिंट कराने का ना एक और भी तरीका है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? एम्प्लॉय 1 डॉट कंपनी, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम, और डॉट कंपनी। देखो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, क्लास का नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पर हमारी क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय, और डॉट अब लिख दो अपने प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है, या फिर क्लास एट्रीब्यूट, क्योंकि क्लास एट्रीब्यूट है ना, इसीलिए आप क्लास का नाम लिख सकते हो। अदरवाइज जब भी ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट होगा तब आप ऐसे नहीं लिख सकते। देखो अब मैं रन करके बताती हूँ आपको। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। पीआर मोटर्स यहाँ पर भी आ गया, जो कि हमने यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट कंपनी लिखा था, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट लिखा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और क्लास भी लिख सकते हो, बट कंडीशन ये है क्लास एट्रीब्यूट अगर है तो ही यहाँ पर क्लास का नाम लिखना। अदरवाइज अगर ऐसा ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट है जो कि एज ब्लूप्रिंट अंदर लिखा हुआ है, तो फिर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा मेथड्स। ऑलरेडी हमने मेथड्स यहाँ पर थोड़ा समझ चुके हैं, बट हम इसका कोड बना के देखेंगे। मेथड्स का काम क्या होता है? अगर आपको कोई सा भी फीचर या फिर एक्शन परफॉर्म करना है, उस तरीके का कोड अगर लिखना है, तो उसको आपको एक मेथड क्रिएट करने के अंदर लिखना होगा। अभी तक के हमने कंस्ट्रक्टर्स देखा, अब हम मेथड देखेंगे। मेथड का भी कोड ना थोड़ा थोड़ा सेम होता है, मतलब उसका सिंटेक्स सेम होता है जैसे कंस्ट्रक्टर का होता है, थोड़ा सा ही चेंजेस है। कैसे वो हम देखते हैं। यहाँ पर मैं एक मेथड बना रही हूँ, आप इसको मेथड भी बोल सकते हो या फिर एक्स्ट्रा मेथड भी बोल सकते हो। हाँ, कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा मेथड टाइप से कुछ लिखा हुआ होता है इसीलिए। तो चलिए इसका भी सिंटेक्स सेम रहेगा, डेफ। उसके बाद अब हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर नहीं, तो इसलिए अब इनिट नहीं लिखेंगे। जो भी नाम आप देना चाहो अपने मेथड का वो दे सकते हो। मैं यहाँ पर शो इन्फो नाम दे रही हूँ, ओके। अब हम यहाँ पर पेरेंथेसिस के अंदर आप जो भी पैरामीटर पास करना चाहो कर सकते हो। फिलहाल सिर्फ सेल्फ पास कर रही हूँ और कोई सा भी पैरामीटर पास नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि सेल्फ कंपलसरी होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब इसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ कुछ डिटेल्स। कैसे? एफ स्ट्रिंग यूज करके मैं डिटेल्स प्रिंट कराना चाहती हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय नेम इज। अब देखो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं ना कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करूंगी और सेल्फ वाली प्रॉपर्टीज को यूज करूंगी। जो भी इनपुट हम यहाँ पे देंगे ना, वही वाला फेच करके लाएगा। ऐसे कुछ अलग से इनपुट नहीं दे रही हूँ मैं, इसीलिए। तो अगर मैं नाम प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो फिर सेल्फ डॉट नेम, ओके। चलिए पहली लाइन तो हमने लिख दी। मैं एक और कुछ भी प्रिंट कराना चाहती हूँ, जैसे कि एफ स्ट्रिंग लगा दिया हमने, इट्स आईडी इज, ओके। अब इसकी आईडी हम दे देते हैं कर्ली ब्रेसेस लगा के, सेल्फ डॉट
आईडी। ठीक है जी, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो हमने मेथड तो क्रिएट कर दी, यहाँ पर डाटा भी दे दिया, करेक्ट। और हम फेच यही वाला डाटा करा रहे हैं जो यहाँ पर देंगे हम। जैसे यहाँ पर हरीश दिया तो वो प्रिंट होगा, यहाँ अंजलि दिया तो अंजलि प्रिंट होगा। अगर आप एम्प्लॉय 1 के लिए कर रहे हो कॉल तो ये प्रिंट होगा, एम्प्लॉय 2 के लिए तो फिर ये वाला होगा। ओके, तो चलिए हमने इतना पार्ट तो पूरा लिख दिया। अब इसको कॉल भी लगाना होगा, तो मैं यहाँ पर कॉल लगा रही हूँ। अब आप बताओ आप किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल लगाना चाहते हो। मैं एम्प्लॉय 1 के लिए कॉल लगाना चाहती हूँ, तो फिर एम्प्लॉय 1 का डाटा प्रिंट होगा, ठीक है। एम्प्लॉय 1 डॉट, अब अपनी मेथड का नाम जो कि है शो इन्फो, और फिर पेरेंथेसिस। खाली इसलिए रहने दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर पास नहीं किया है इसलिए, ठीक है। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। पहला आ रहा है इसके लिए एम्प्लॉय नेम इज, ये नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है। उसके बाद एम्प्लॉय 1 के लिए हमने यहाँ पर कॉल लगाया, इसलिए हरीश आ रहा है, यहीं से फेच होकर आ रहा है डाटा। और नेक्स्ट लाइन में आईडी 13 आ रहा है और यहीं से फेच होकर आ रहा है डाटा, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट पिलर ऑफ ऊप्स है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, देखो नाम से आप समझो, नाम से समझा रही हूँ। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इनहेरिट करना। रियल वर्ल्ड एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके अंदर जो जीन्स थे वही इनहेरिट होकर आए हमारे पेरेंट्स में, करेक्ट। जो हमारे पेरेंट्स में जीन्स इनहेरिट होकर आए हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, वही इनहेरिट होकर आए हम में। बट आप मुझे बताओ क्या कुछ एक्स्ट्रा जीन्स भी है हम में? बिल्कुल है। तो अब जो नेक्स्ट रूल होता है इनहेरिटेंस का वो ये है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में जो जीन्स रहेंगे वो तो हमारे पेरेंट्स में आएंगे ही सही, बट कुछ एक्स्ट्रा जीन्स भी आएंगे। और जो हमारे पेरेंट्स में जीन्स होंगे वो तो हमें आएंगे ही सही इनहेरिट होंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। तो सेम यहाँ पर काम करेगा। आपको एक क्लास बनानी है पेरेंट क्लास, वहां पर आप जो भी प्रॉपर्टीज मेथड्स फंक्शंस क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपको बनानी है चाइल्ड क्लास। आप उसको इनहेरिट करोगे ना जब भी पेरेंट क्लास को, तो पेरेंट क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी या फंक्शंस होंगे मेथड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट होकर हमारे चाइल्ड वाली क्लास में आ जाएंगे। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी मेथड्स या प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अगर नहीं करते हो तो पेरेंट्स वाले तो इनहेरिट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा, और डिटेल आपको जब मैं समझाऊंगी कोड के साथ तो आ जाएगा। तो चलिए अब हमारा इसका कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है 1 क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर। जी हाँ, पेरेंट वाला जो क्लास होगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट होकर आएगी हमारे चाइल्ड वाले क्लास में, ठीक है। कैसे क्रिएट करना है वो हम देख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, हाँ, एनिमल का। एनिमल एक कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। और चाइल्ड हो गया डॉग के नाम से ले लेते हैं हम, ठीक है। चाइल्ड हो गया डॉग वाली क्लास, है ना। यहाँ पर दो क्लास हम क्रिएट करें, एक पेरेंट और एक चाइल्ड वाली। तो यहाँ पर हम क्लास क्रिएट करें, क्लास का नाम मैं पेरेंट का नाम दे रही हूँ एनिमल। तो नेक्स्ट हम एक मेथड क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं दे रही हूँ स्पीक। तो यहाँ पर मैं बस एक एग्जांपल की तरह लेना, हाँ, इसको कि डॉग कैसे आवाज निकालता है वो मैं यहाँ पर प्रिंट कराकर दिखा रही हूँ। एक इजी एग्जांपल देना चाहती थी मैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ आए, इसीलिए बस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा सेल्फ। तो ठीक है जी, यहाँ पर हमने पास कर दिया सेल्फ। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। क्या प्रिंट कराएंगे? आई कैन मेक अ साउंड। आई कैन मेक अ साउंड, एनिमल बोल रहा है, ठीक है। आप देखो हमारे पेरेंट वाली क्लास तो बन गई। अब देखो आपको कैसे समझ आएगा कि पेरेंट क्लास कौन सी और चाइल्ड क्लास कौन सी, वो कैसे समझ आएगा वो बता रही हूँ, ध्यान से देखना। पेरेंट क्लास तो हमारी नॉर्मल वाली क्लास रहेगी जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं वैसी बन गई है। अब देखो चाइल्ड की क्लास कैसे क्रिएट होती है, जैसे हमने एनिमल वाली क्रिएट करी ना वैसे ही आप चाइल्ड वाली भी क्रिएट करो। क्लास, अपनी क्लास का नाम मैं यहाँ पर डॉग दे रही हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं सेल्फ पास नहीं करूंगी, ना ही मैं सीएलएस पास करूंगी, ना ही यहाँ पर मैं कोई स्टैटिक मेथड यूज कर रही हूँ, नहीं। यहाँ पर पेरेंथेसिस के अंदर मैं डायरेक्टली पेरेंट की क्लास ही पास कर दूंगी। मेरी पेरेंट की क्लास का नाम क्या है? एनिमल। देखो पेरेंट की क्लास का नाम क्या है? एनिमल। तो मैंने चाइल्ड वाली क्लास में डायरेक्टली पेरेंट की क्लास ही पास कर दी। मतलब अब इसके अंदर जितना भी कोड लिखा होगा, फंक्शन लिखा होगा, मेथड लिखा होगा, प्रॉपर्टीज लिखी हुई होगी, ऑटोमेटिकली इनहेरिट होकर यहाँ पर डॉग में आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। तो अब आप डिफरेंस समझ लो क्या होती है पेरेंट और चाइल्ड की क्लास। यहाँ पर नॉर्मली हमने क्लास बनाई है पेरेंट की और पेरेंथेसिस यहाँ पे लगाया नहीं और कुछ भी पास भी नहीं करा है। चाइल्ड वाले में हमने एक पेरेंथेसिस बनाया और उसके अंदर डायरेक्टली पेरेंट वाली क्लास ही पास कर दी है, ठीक है। आई होप इतना पार्ट समझ आ गया होगा। चलिए अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं। मैंने आपसे बोला था कि पेरेंट वाली तो सारी इनहेरिट होकर आएगी, बट आप कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो आप चाहो तो। हम में भी तो पेरेंट्स के जीन्स होते हैं बट कुछ एक्स्ट्रा जीन्स भी तो होते हैं, वैसे ही तो यहाँ पर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा मेथड क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, हाँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बार्क। अब देखो सेल्फ, यहाँ पर हम पास कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहती हूँ वूफ, कि क्या आवाज निकालता है डॉग, उस तरीके से। अब इसको एग्जाम्पल की तरह लेना, हाँ।
तो चलिए ये भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब देखो हमें यहाँ पे इनहेरिटेंस चेक कैसे करना है कि इनहेरिट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि सेल्फ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू, इसका सिंटेक्स क्या होता है, अपनी क्लास का नाम। अब यहाँ पर मैं चाइल्ड वाली क्लास क्यों यूज कर रही हूँ, ऑब्वियसली चाइल्ड वाली यूज करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस चेक करना चाहती हूँ। पेरेंट्स के जितने भी जीन्स है वो सब चाइल्ड में आए हैं, तो मुझे यही तो चेक करना है कि पेरेंट्स के सारे जीन्स चाइल्ड में आए कि नहीं आए। अगर आ गए होंगे तो ये सब प्रिंट होकर बता देगा आई कैन मेक अ साउंड, अगर नहीं आए होंगे तो फिर नहीं प्रिंट होकर बताएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एनिमल लिख देती हूँ, चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एनिमल लिख दिया, बट ये तो पेरेंट क्लास है, इसमें थोड़ी चाइल्ड के जीन्स इनहेरिट होकर आए। ठीक है, तो हम चेक कर ही नहीं सकते थे इनहेरिटेंस, हमें इनहेरिटेंस चेक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर चाइल्ड की क्लास लिखी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। चलिए इसको तो एम्प्टी छोड़ देते हैं क्योंकि कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास करानी, सिर्फ प्रिंट कराने का ही हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए। अब देखो अपनी मेथड को कॉल लगा दो जिस भी मेथड को आप प्रिंट कराना चाहते हो। देखो ऑब्जेक्ट यूज कर रही हूँ मैं, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, डी है, और यहाँ पे पास भी मैंने डॉग को करा है, बट मैं यहाँ पर मेथड यूज करूंगी पेरेंट की। ध्यान से देखो मैं यहाँ पर मेथड यूज कर रही हूँ पेरेंट की, स्पीक। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। अगर इसने प्रिंट करके बता दिया आई कैन मेक अ साउंड, मतलब इनहेरिटेंस काम कर रहा है। अगर नहीं बताया मतलब इनहेरिटेंस काम नहीं कर रहा है। देखो इसने प्रिंट करके बता दिया, मतलब सही से काम कर रहा है। फिर से बता दूं, अगर कोई सी भी चीज नहीं समझ आई है तो बैकएंड का बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, और ऊप सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डीएसए में। ठीक है, या भले आप एएमएल के सीख रहे हो या पाइथन सीख रहे हो, एज योर विश, बट ऊप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 4 पिलर्स तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो फिर से समझा रही हूँ, हमने इनहेरिटेंस में स्टार्टिंग में क्या करा, एक क्लास क्रिएट करी पेरेंट के नाम से, उसमें एक फंक्शन क्रिएट करा है, मेथड क्रिएट करा, वहां पर हम डायरेक्टली कुछ प्रिंट करा रहे हैं। फिर मैंने एक और क्लास क्रिएट करी चाइल्ड के नाम से, वहां पर डायरेक्टली मैंने पास कर दिया अपने पेरेंट वाली क्लास को, ताकि सारा डाटा इनहेरिट होकर उसमें आ जाए। उसके बाद मैंने एक और एक्स्ट्रा मेथड क्रिएट करी है चाइल्ड वाले में, है ना, चाइल्ड वाले में एक और मेथड क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट कराने का भी काम कर दिया। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है ना, वहां पे मैंने पेरेंट को पास नहीं करा, चाइल्ड वाली क्लास को पास करा है, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज या फिर जीन्स इनहेरिट होकर आए हैं कि नहीं आए हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉग को पास कर दिया। तो फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में डॉग स्टोर है। ठीक है, अब मैंने बोला है कि जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है ना, डॉट स्पीक वाली मेथड को मैंने कॉल लगा दिया, जो कि पेरेंट की मेथड है। अब मैं चेक करवा रही हूँ कि क्या डॉग के थ्रू, मतलब चाइल्ड के थ्रू, क्या पेरेंट वाले मेथड का डाटा प्रिंट होकर बता रहा है टर्मिनल पर। हाँ बिल्कुल बता रहा है, मतलब इनहेरिटेंस काम कर रहा है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं एनिमल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एनिमल, मतलब पेरेंट वाला क्लास पास कर दिया, और अब मैं यहाँ पर लिख दूं बार्क। अब ये वाला मेथड किसका है, चाइल्ड का है। तो अब मुझे बताओ कि क्या चाइल्ड की प्रॉपर्टीज पेरेंट्स में होती है, नहीं होती है, सिर्फ पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में होती है। तो अब मैं रन करती हूँ, अब एरर बताएगा। देखो इसने एरर बता दिया, एनिमल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। एनिमल के पास ऐसा कोई एट्रीब्यूट ही नहीं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, या फिर ऐसा कोई मेथड ही नहीं है जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, आप यहाँ पे बार्क प्रिंट भी करा सकते हो, हाँ अगर आप कराना चाहो तो। देखो यहाँ पर मैं डॉग पास कर देती हूँ तो ही ये बार्क को प्रिंट करके बताएगा। ठीक है, बार्क वाली मेथड को हम कॉल लगा रहे हैं। देखो वूफ लिखा हुआ आ गया है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ पिलर पे चलते हैं, ऊप्स के, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉली का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स, मतलब एक से ज्यादा तरीकों से। ठीक है, पॉली का मतलब ये होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े तो इसका मतलब है वन फंक्शन मेथड बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जी हाँ, आप एक एक्स्ट्रा मेथड या फंक्शन क्रिएट करोगे और वो डिफरेंटली बिहेव करेगा हर एक क्लास के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से। कैसे, वो हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ना हम टोटल 2 क्लासेस क्रिएट करेंगे, और जो हमारा एक एक्स्ट्रा मेथड हम और क्रिएट करेंगे। एक तो दोनों क्लासेस में क्रिएट होगा एक एक मेथड, ठीक है, एक एक मेथड तो दोनों क्लासेस में क्रिएट होगा, वो तो है ही। एक और एक्स्ट्रा मेथड क्रिएट करेंगे और वो डिफरेंटली वर्क करेगा दोनों क्लासेस के लिए। कैसे, वो हम देखते हैं। शायद अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अभी आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम है क्लास बर्ड। अब इसमें ना पेरेंट और चाइल्ड जैसा कुछ भी मैं समझ रहा हूँ, इसमें पेरेंट और चाइल्ड वाला कोई काम नहीं है, थोड़ा अलग रहेगा। तो देखो एक क्लास मैंने क्रिएट कर ली, नॉर्मल क्लास है ये, हाँ। उसके बाद एक मेथड में क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर साउंड नाम से। ठीक है, इसमें सेल्फ में पास कर रही हूँ और कोई भी एक्स्ट्रा पैरामीटर पास नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल सा कुछ प्रिंट करा देते हैं हम। ठीक है, प्रिंट करा रहे हैं कि बर्ड कैसा साउंड निकालती है। तो हम चिर्प लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, इसको एग्जाम्पल की तरह लीजिए। तो चलिए एक तो हमने मेथड क्रिएट कर ली और एक क्लास भी क्रिएट कर ली। एक और क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम होगा कैट। ठीक है जी,
एक और हमने क्लास क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं एक और मेथड क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम मैं फिर से साउंड ही दे रही हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने जो कैट वाले में एक मेथड क्रिएट करी उसका नाम मैं साउंड दे रही हूँ, और बर्ड वाली क्लास में भी ऑलरेडी एक मेथड क्रिएटेड है साउंड में, और यही तो यहाँ पर लिखा है एक फंक्शन, ये एक मेथड डिफरेंटली बिहेव करेगा बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब कैसे वो हम देखते हैं। तो देखो दोनों का नाम मैंने सेम दे रखा है, इसीलिए दोनों क्लासेस में मेथड का नाम। अब मैं फिर से यहाँ पर सेल्फ पास कर रही हूँ और कुछ भी प्रिंट करा लेते हैं हम यहाँ पर। तो वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ म्याओ। ओके जी, कैट की हमने यहाँ पर वॉइस भी लिख दी है। अब हमने दो क्लास तो क्रिएट कर लिया, अब एक और क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट इसके बाहर में एक एक्स्ट्रा मेथड क्रिएट करूंगी। एक्स्ट्रा मेथड का नाम मैं यहाँ पर दे रही हूँ एनिमल साउंड। एनिमल का साउंड ये प्रिंट करके बताएगा। अब मुझे बताओ कौन से वाले एनिमल का साउंड प्रिंट करके बताएगा ये, क्योंकि यहाँ पर तो 2 एनिमल्स की क्लासेस क्रिएट करी है, बर्ड की भी और क्लास की भी, और दोनों के साउंड हमने दे रखे हैं। बर्ड का हमने दे रखा है साउंड वाले मेथड में जो कि चिर्प, और कैट वाले का साउंड वाले मेथड में हमने दिया म्याओ। तो अब क्या प्रिंट करके बताएगा, देखो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर ये प्रिंट करके बताएगा जो भी हम कॉल लगाते वक्त जिस भी क्लास का नाम लिखेंगे ना उसकी मेथड का डाटा प्रिंट करके बताएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कोड बाद में लिखूंगी, पहले आपको कॉल करके बताती हूँ क्या डाटा प्रिंट करके बताएगा। देखो अगर मैंने कॉल लगाया एनिमल साउंड वाली मेथड को, ठीक है, अभी फिलहाल तो हमने उसमें कुछ कोड नहीं लिखा है बट हम लिखेंगे, और मैंने अगर पेरेंथेसिस में दे दिया यहाँ पर बर्ड, ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने बर्ड दे दिया तो फिर ये प्रिंट करके बताएगा चिर्प, और अगर मैंने कैट दे दिया तो फिर ये प्रिंट करके बताएगा म्याओ। तो अब ये जो हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं बर्ड या फिर कैट, ये कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा, क्योंकि हम जब मेथड को कॉल लगाते तो पैरामीटर देना पड़ता है ना, और फिर इनपुट देते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर दे देंगे इसके लिए, ताकि बर्ड या कैट यहाँ पर स्टोर करा पाए और उसका साउंड ये प्रिंट करा कर बता पाए। अब देखो नेक्स्ट अपने पैरामीटर का नाम लिख दो, ठीक है, और डॉट साउंड लिख दो यहाँ पर, ठीक है। डॉट साउंड क्यों लिख रही हूँ, डॉट साउंड में ये वाली मेथड को यूज कर रही हूँ, ठीक है, इस वाली मेथड को मैं यूज कर रही हूँ साउंड वाली को। अभी हम इसको क्लियरली नहीं बता रहे हम कौन से वाले का साउंड यूज करें, कैट का कि बर्ड का, वो हम यहाँ पर जो पास करेंगे ना उस हिसाब से ये प्रिंट करके बताएगा। नॉर्मली मैं सिर्फ एक कॉमन मेथड दे रही हूँ साउंड नाम से, ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ से मैं एनिमल साउंड इस वाली मेथड को कॉल लगा दिया है, और कॉल लगाते वक्त इनपुट दिया है एनिमल वाले पैरामीटर में बर्ड। तो मतलब बर्ड का साउंड क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, साउंड वाले मेथड को यूज करा है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि एक फंक्शन में से दूसरे फंक्शन को कॉल लगाया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप समझिए। तो एनिमल साउंड वाले मेथड में से मैं एक साउंड वाले मेथड को कॉल लगा रही हूँ जो कि है क्लास बर्ड में भी और क्लास कैट में भी। यहाँ पर मैंने बर्ड दिया है इसलिए इस वाले मेथड को कॉल लगाया, इसलिए चिर्प प्रिंट करके बताएगा। चलिए अब हम रन करके देखते हैं इसको। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब अगर मैंने बर्ड की जगह पर यहाँ पर कैट लिख दिया, तो अब जो कॉल लग रहा है एनिमल साउंड को, यहाँ से यहाँ पर कॉल लग रहा है, और यहाँ से साउंड को कॉल लग रहा है कौन से वाले को, कैट वाली क्लास के साउंड को कॉल लग रहा है, इसको कॉल लग रहा है। अब यहाँ पर ये म्याओ प्रिंट करके बताएगा। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म काम कैसे करता है। मैंने डेफिनेशन में यही लिखा था, एक पर्टिकुलर फंक्शन जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फंक्शन या मेथड क्रिएट करा है वो डिफरेंटली बिहेव करेगा बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने कैट वाली क्लास क्रिएट करी थी, और यहाँ पर अगर कैट पास कर दिया तो उसका डाटा प्रिंट करके बताएगा। अगर मैंने बर्ड दे दिया यहाँ पर इनपुट में तो फिर बर्ड का डाटा प्रिंट करके बताएगा। अब यहाँ पे आप कुछ कैलकुलेशन का पार्ट भी लिख सकते हो एज अ विश, मुझे इजी से आपको समझाना था इसलिए समझाया। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड, और फिर बाकी के पिलर्स भी समझ लेते हैं। अब ये लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगी बाकी का पार्ट जो कि इनकैप्सुलेशन होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा, साथ में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी सीखनी है जैसे कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और ये सभी क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगी क्या होता है ये सब। उसके साथ साथ इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। और जैसे ही मैं नया वाला लेक्चर अपलोड कर दूंगी, ऊप्स का पार्ट 2 या फाइनल पार्ट रहेगा ऊप्स का, वो आपको एएमएल ऑटोमेशन वाले प्लेलिस्ट में उसका वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं तो भी प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक करना वीडियो को, और कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो, और शेयर भी कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए, वो भी पाइथन सीख पाए, एएमएल डेवलपर बन पाए विथ ग्रेट प्रोजेक्ट्स एंड विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा सा कोर्स भी प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स में ये वाला लेक्चर, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट ही शेयर कर देना, ठीक है, एंड लाइक ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।